हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 73 तक। हालांकि ये वाला सेशन दो भाग में होगा, जिसमें आधा भाग आज करेंगे और आधा भाग हम कल करेंगे। और इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया चैप्टर नंबर 7 तक। और अगर आपने वो वीडियो हमारी अब तक नहीं देखी है, चैप्टर 7 तक हमारे सेशन नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। हमने राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारा आज खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो बाकी के राजस्थान माइनर एक्ट है, उसकी सीरीज हमने शुरू कर रखी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं और आप राजस्थान जुडिशियल सर्विस के एस्पायरेंट हैं, तो आप उनको जरूर जाके देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और हम आज शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि डिस्कस करेगा हमारा एडॉप्शन के बारे में। और इसके अंदर हमारे सेक्शन शुरू होंगे 56 से लेकर 73 तक। सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 73 तक ये हमारा चैप्टर 8 हमारा डिस्कस करेगा। तो हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये हमारा बात करता है चैप्टर नंबर 8। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन आती है सेक्शन नंबर 56 के अंदर। और चैप्टर नंबर 8 किसके बारे में बात करेगा? एडॉप्शन के बारे में। एडॉप्शन के बारे में बात करेगा चैप्टर नंबर 8। एडॉप्शन कैसे होगी, कौन कौन इसकी अथॉरिटी होगी, किसकी परमिशन से किया जाएगा, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, वो हम सब पढ़ेंगे सेक्शन 56 से लेकर 73 तक। तो अब देखते हैं सेक्शन 56 क्या कहता है। एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है? सब सेक्शन 1, एडॉप्शन शैल बी restored टू और restored फॉर ensuring the right to the family, for orphan, for abandoned और for surrendered children। मतलब अगर हम बात करें एडॉप्शन की, तो इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि जो भी बच्चा ऑर्फन है, अनाथ है, जो भी बच्चा एबंडेंट है, जिसको त्याग त्याग दिया गया है, या जो भी बच्चा सरेंडर्ड है, उस बच्चे के अधिकार किसको दे दिए जाएंगे? उस फैमिली को दे दिए जाएंगे जो उस बच्चे को अडॉप्ट कर रही है, जो उस बच्चे को अपना रही है। अब वो अधिकार किस लिए होंगे? उसकी रिस्टोरेशन के लिए होंगे, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होंगे। यहां तक की बात समझ में आती है? और ये जो अधिकार दिए जाएंगे, ये किसके तहत दिए जाएंगे? जो भी रूल्स, जो भी प्रोविजन बनेंगे इस एक्ट के अंतर्गत। एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द रूल्स मेड देयर अंडर एंड एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी एडॉप्शन से संबंधित रूल्स प्रोसीजर बना देगी, उसके अंतर्गत इन सबको देखा जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? मतलब हमने ये कह दिया कि एडॉप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी त्यागा हुआ बच्चा, कोई भी अनाथ बच्चा, कोई भी सरेंडर किया हुआ बच्चा, उसका हम क्या दे देंगे? अधिकार दे देंगे उस पेरेंट्स को जो उसको अपना रहे हैं। और वो अधिकार किस लिए होंगे? उसके रिस्टोरेशन के लिए होंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई? और ये जो रेस्टोरेशन होगा किस तरीके से होगा? जैसे कि एक राज्य सरकार अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में एस्टेब्लिश कर दे, यहां तक की भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 2 क्या बोल देता है। एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ रिलेटिव बाय अनदर रिलेटिव। एक आदमी से दूसरे आदमी में जाना अलग बात है। मतलब एक अननोन आदमी से दूसरे अननोन आदमी को बच्चा दे दिया गया, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन सपोज कर लो, एक एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, और एक मिस्टर वाई है, एक्स की बुआ का लड़का। मतलब भाई भाई हो गए, कजन भाई हो गए। इसने अपना बच्चा दे दिया वाई को। तो वही बात लिखा है, एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम वन रिलेटिव टू अनदर रिलेटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैन बी मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये कहा गया है कि अगर कोई एडॉप्शन देने वाला और एडॉप्शन करने वाला, अगर वो किसी रिलेशन में भी हैं, आपस में संबंध भी है उनका,
तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो प्रक्रिया कैसे फॉलो करनी पड़ेगी? वो प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी जो भी राज्य सरकार या जो भी इस एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन दिए गए हैं उसके अंतर्गत हमें प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। एंड द एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी, या जो भी अथॉरिटी ने उस एडॉप्शन के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसेक्शन 3, नॉट nothing in this act shall apply to the adoption of children made under the provision of Hindu Adoption and Maintenance Act। मतलब इसने साफ साफ कह दिया गया कि भैया इस एक्ट के कोई भी प्रोविजन किस में एप्लीकेबल नहीं होंगे? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर इसके जितने भी प्रोविजन है वो लागू नहीं होंगे। ये क्वेश्चन हमारा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो जुवेनाइल जस्टिस के अंदर एडॉप्शन की प्रोसीजर दे रखी है वो किसके ऊपर लागू नहीं होगी? वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के ऊपर लागू नहीं होगी। यहां तक हमें बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 4, ऑल इंटर कंट्री एडॉप्शन शैल बी डन ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जो भी भारत के अंदर एडॉप्शन की जाएगी, इंटर एडॉप्शन बोल दिया मतलब जो पेरेंट्स बच्चे को दे रहे हैं वो भी इंडियन हो, जो बच्चे जिस पेरेंट्स के द्वारा लिए जा रहे हैं वो भी इंडियन हो, मतलब देने वाले और लेने वाले दोनों कौन हो? दोनों भारतीय हो। तो ये हो गया इंटर कंट्री एडॉप्शन। ठीक। एंड एक्ट शैल एंड द एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी। अगर कोई इंटर एडॉप्शन है तो वो भी इस एक्ट के प्रोविजन के तहत ही की जाएगी, इसके बाहर नहीं की जाएगी। ये भी हमें बात समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं सब सेक्शन 5 क्या बोला। सब सेक्शन 5 में एनी पर्सन हु टेक्स और सेंड अ चाइल्ड टू अ फॉरेन कंट्री। अब अभी हमने सब सेक्शन 4 में बात की थी इंटर कंट्री एडॉप्शन की, अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा कंट्री एडॉप्शन की। जब कोई आदमी बाहर से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेता है या अपने बच्चे को बाहर भेज देता है एडॉप्शन के लिए, और टेक पार्ट इन एनी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द केयर एंड प्रोटेक्शन कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, या फिर उस बच्चे की कस्टडी से संबंधित या उस बच्चे के केयर से संबंधित कोई आदमी, वो आदमी किसी अन्य आदमी को जो भारत से बाहर आता है उसको भेज देता है टू अनदर पर्सन इन अ फॉरेन कंट्री विदाउट वैलिड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और जब वो ये सब काम कर रहा था उसके पास कोर्ट के आदेश नहीं है, उसके पास कोर्ट के ऑर्डर नहीं है, तो उस केस में जो इसको पनिशमेंट मिलेगी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 80 के तहत मिलेगी। किसके तहत मिलेगी? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन नंबर 80 के तहत। अभी 80 जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी बच्चे को फॉरेन भेज दिया गया एडॉप्शन पर्पज से, या कोई एडॉप्शन पर्पज से हम फॉरेन से बाहर से इंडिया में लिया है और उसके लिए हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर नहीं है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमें जो पनिशमेंट मिलेगी वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन नंबर 80 के तहत मिलेगी। ये हमारा यहाँ पर सेक्शन नंबर 56 खत्म होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 57 को। अब अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 56 की, तो एडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए क्या क्या प्रोस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी है वो हमें बता दिया गया सेक्शन नंबर 57 के अंदर। वो हमें बता दिया गया सेक्शन 57 के अंदर। अब अगर हम बात करें सेक्शन 57 की, एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स, क्या एलिजिबिलिटी होगी वो हम देख लेते हैं। सबसेक्शन 1, द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट शैल बी फिजिकली फिट। जो भी एडॉप्टिव पेरेंट है वो पहले तौर तो शारीरिक तौर पर फिट होने चाहिए। फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए ताकि वो उसकी देख रेख कर सकें। अगर पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से करेगा देख रेख? मेंटली अलर्ट, मानसिक तौर पे भी सही होने चाहिए। और हाईली मोटिवेटेड टू एडॉप्ट अ चाइल्ड, और उस बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए वो मानसिक तौर पर तैयार भी होने चाहिए। ठीक है। और खाली एडॉप्ट नहीं करेंगे, उस बच्चे को गुड अपब्रिंगिंग भी देंगे, उसके पूरे
विकास की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। यहां तक बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 2 क्या कहता है। इन केस ऑफ कपल द कंसेंट ऑफ बोथ स्पाउस फॉर द एडॉप्शन शैल बी रिक्वायर्ड। अगर कोई पेरेंट्स कपल है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंसेंट एडॉप्शन के लिए जरूरी है। यहां तक बात समझ में आती है। और अगर मान लो वो जो एडॉप्शन वाला पेरेंट्स है वो या तो सिंगल है या डिवोर्स्ड है, तो वो भी हालांकि एडॉप्शन तो कर सकता है, एडॉप्शन तो कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है। क्या नियम है वो हम देखेंगे सबसेक्शन 3 के अंदर। अ सिंगल पेरेंट और अ डिवोर्स पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट। क्या कर सकता है, लेकिन subject to fulfillment of the criteria and in accordance with the provision of adoption regulation framed by the authority। लेकिन अगर किसी सिंगल आदमी को या किसी डिवोर्स पर्सन को कोई बच्चा अडॉप्ट करना है तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया है जो कि इस लॉ के तहत की जाएगी। और साथ साथ क्या होगा, और साथ साथ इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जो उस अथॉरिटी ने फ्रेम कर रखा होगा उसके हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, उसके तहत ही हमें काम करने होंगे और उसके तहत ही हमें क्या होगा, एडॉप्शन दिया जाएगा। उसके अलावा हमें एडॉप्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक की हमें बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 4। अब सब सेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो सब सेक्शन 4 हमें क्या कह देता है। सब सेक्शन 4 हमें कह देता है अ सिंगल मेल इज नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। मतलब यदि कोई मेल पर्सन है, सिंगल मेल है, तो वो एलिजिबल किसके नहीं है, किसी फीमेल बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ये बात हमें समझ में आती है कि मतलब एक सिंगल मेल पर्सन किसी फीमेल को या किसी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता, साफ साफ इसमें मना कर दिया गया है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 5। एनी अदर क्राइटेरिया दैट मे बी स्पेसिफाइड इन द एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी। अगर इसके अलावा भी कोई अन्य रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वो भी अथॉरिटी के द्वारा बता दिए जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन 58। अब सेक्शन 58 की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर भी हालांकि दिया हुआ तो प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसीजर कौन सा दे रखा है वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें प्रोसीजर की, तो इसमें प्रोसीजर हमें दे रखा है प्रोसीजर फॉर एडॉप्शन बाय इंडियन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया। ऐसे पेरेंट्स के द्वारा एडॉप्शन किया जाना जो कि कहाँ रहते हैं, जो कि इंडिया में रहते हैं। इसका प्रोसीजर हमें कहाँ दे रखा है, सेक्शन नंबर 58 के अंदर। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब सब सेक्शन 1 की अगर इसकी बात करें तो क्या कहता है। एक मिनट। सब सेक्शन 1 की अगर इसकी बात करेंगे तो कहता है इंडियन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट लिविंग इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। अगर वो पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका रिलीजन क्या है। अगर वो बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए इच्छुक हैं, जो कि अनाथ हो, त्यागा हुआ हो या सरेंडर किया हुआ बच्चा हो, उसको अडॉप्ट करने के लिए इच्छुक हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं किसके पास, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के पास। और किस तरीके से करेंगे, जैसे कि राज्य सरकार ने एक प्रिस्क्राइब मैनर कर रखा है उसके अंतर्गत। यही बात लिखी है, देख लेते हैं। इंडियन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया, अगर वो भारत में रहते हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। अगर वो उस बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए इच्छुक हैं, इफ इंटरेस्टेड टू एडॉप्ट एन ऑर्फन, किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए इच्छुक हो, किसी त्यागे हुए बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए इच्छुक हो, किसी सरेंडर किए हुए बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए इच्छुक हो, तो उस स्थिति में वो क्या करेंगे, में अप्लाई, वो अप्लाई कर सकेंगे किसके पास, स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी के पास। और उसी मैनर में करेंगे जिस मैनर में एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम अथॉरिटी के द्वारा की गई है। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे सब सेक्शन 2 में क्या कह दिया है। जब एक बार एप्लीकेशन दे दी गई कि भैया हम इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए इच्छुक हैं, किसको, स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी को, तो अब क्या करेगी, जो वो स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी है वो क्या करेगी, एक होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करेगी।
शैल प्रिपेयर, शैल है मैंडेटरी है, शैल प्रिपेयर क्या करेगी, होम स्टडी रिपोर्ट। किसकी, उस पेरेंट्स की जिसने अप्लाई किया है कि भैया हम इस बच्चे को क्या करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऑफ द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, एंड अपॉन फाइंडिंग देम एलिजिबल। अब वो एक तरीके से ये इंक्वायरी ही करेगी, ये देखेगी कि ये जो हमारे पास एप्लीकेशन लेके आए हैं किसी बच्चे के लिए, क्या वो उस बच्चे की देखभाल करने के लिए सक्षम भी हैं, क्या वो फिजिकली फिट भी हैं, क्या वो फाइनेंशियली साउंड भी हैं, क्या वो मोटिवेटेड भी हैं, क्या वो मेंटली प्रिपेयर्ड भी हैं। इन सब चीज़ों का वो आकलन करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये हमारे इन सभी क्राइटेरिया में खरे उतर रहे हैं, तो क्या होगा, विल रेफर अ चाइल्ड डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन टू देम अलोंग विद द चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट। उस बच्चे को दे दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा, अडॉप्ट करवा दिया जाएगा उन पेरेंट्स के द्वारा, और साथ साथ उस बच्चे की स्टडी रिपोर्ट, उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट, या उस बच्चे के अन्य जरूरी दस्तावेज भी हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, किसके द्वारा, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के द्वारा। यहां तक बात समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 का हो गया, on the receipt of the acceptance of the child from the prospective adoptive parents along with the child study report and medical report of the child signed by such parents, the specialized adoption agency shall give the child in pre-adoption foster care and file an application in the court for obtaining the adoption order। जैसे ही वो जो प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव माता पिता हैं उन्होंने उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए और उस बच्चे की स्टडी रिपोर्ट ले ली, उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट ले ली और उस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लिया, वो करते के साथ ही जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगी, और उसमें वो प्री एडॉप्शन के लिए कोर्ट से एप्लीकेशन के थ्रू उस बच्चे की एडॉप्शन मांगेंगी। और उसका क्या होगा, वो बोलेगी कि अब इस बच्चे को हम इस पेरेंट्स के पास हैंड ओवर कर रहे हैं, और वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एक प्रेस्क्राइब मैनर में हमें गिवन है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं सबसेक्शन 4। अब अगर हम बात करेंगे सबसेक्शन 4 की, ऑन द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज, ऑन द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, जैसे ही कोर्ट का आदेश आ जाता है तो उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो जैसे ही हमारे पास मिल जाती है, वो जैसे ही हमारे पास मिल जाती है तो क्या होगा, द स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी शैल सेंड, shall send immediately, जैसे ही कोर्ट के आदेश के सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी तो जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है वो क्या करेगी, शेल सेंड इमीडिएटली द सेम टू द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट। जैसे ही कोर्ट के आदेश आ जाएंगे एडॉप्शन के, उसी टाइम तुरंत प्रभाव से क्या करेगी वो एडॉप्शन एजेंसी है, वो उस बच्चे को उसके एडॉप्टिव माता पिता के पास भेज देगी या उसको हैंड ओवर कर देगी। लेकिन उससे पहले उनको क्या चाहिएगा, कोर्ट का आदेश चाहिएगा, उसके बाद ही भेज सकती है, उससे पहले नहीं भेजेगी। अब आप देख लेते हैं सब सेक्शन 5। अगर हम बात करें सब सेक्शन 5 की, तो इसमें लिखा हुआ है, द प्रोग्रेस एंड द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड इन द एडॉप्टिव फैमिली शैल बी फॉलो अप बाय द असरटेन्ड इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी। मतलब ये है कि जब एक बार बच्चे को हैंड ओवर कर दिया या जब एक बार बच्चे को एडॉप्शन में दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे की जिम्मेदारी से वो स्पेशलाइज एजेंसी मुक्त हो जाएगी, नहीं। उस बच्चे की रेगुलर बेसिस पर क्या होगी, फॉलो अप होगा, उस बच्चे की निगरानी रखी जाएगी कि उसका विकास, ये जो पेरेंट्स हैं जो इसको लेके गए हैं वो इसका बच्चे का विकास कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कोई जाति तो नहीं कर रहे। तो ये सब का ध्यान भी उस एजेंसी के द्वारा रखा जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है।
अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 59। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 59 की, अब अभी हमने बात किया था इंट्रा कंट्री एडॉप्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे इंटर कंट्री एडॉप्शन किसकी? जो भी ऑर्फन है, जो भी एबेंडेंट है, जो भी सरेंडर्ड है, उनके प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेक्शन 59 को। प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ एन ऑर्फन, ऑफ एबेंडेंट, ऑफ सरेंडर्ड चाइल्ड। देख लेते हैं। सबसेक्शन 1, if an orphan, if an abandoned, or if an surrendered child could not be placed with an Indian or non-resident Indian prospective adoptive parents, despite the joint effort of the specialized adoption agency and state agency, within 60 days from the date of child has been legally declared free for adoption, such child shall be free for inter country adoption। क्या बोला? जहां पर स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी प्लस स्टेट एजेंसी, इन दोनों के कंबाइन एफर्ट लगाने के बाद भी जब से ये बच्चा कोर्ट के आदेश से फ्री फॉर एडॉप्शन हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, उसके 60 दिन तक इन दोनों एजेंसी के जॉइंट प्रयास करने के बाद भी इसको कोई पेरेंट नहीं मिले, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो एनआरआई हो, नहीं मिले, तो इसको हम क्या कर देंगे घोषित, अब ये इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए एलिजिबल है। यहां तक बात समझ में आती है? मतलब जब इसको कोई ना मिले तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए एलिजिबल बोलेंगे। अब हम देखते हैं प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, siblings and children having above 5 years of age may be given preference over other children for such inter-country adoption। अब इसके अंदर अगर हम बात करें वरीयता की, अगर हम इसके अंदर बात करें प्रेफरेंस की, तो इसमें सबसे पहली प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी जो कि शारीरिक तौर पर डिसेबल हो, मानसिक तौर पर डिसेबल हो, या जो बच्चे 5 साल से ऊपर की एज के हो। यहां तक की बात समझ में आती है? इन अकॉर्डेंस विद द एडॉप्शन रेगुलेशन में बी फ्रेम बाय द अथॉरिटी। वही नियम कानून होंगे जो एक अथॉरिटी ने फ्रेम कर रखे होंगे। ये हम ऊपर से नीचे तक बाबा पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब सेक्शन 2, एन एलिजिबल एनआरआई, जो भी एनआरआई होगा एलिजिबल, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शैल बी गिवन प्रायोरिटी टू इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडिया। अब इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन की सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? एनआरआई को, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस को, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को। इनको एलिजिबल माना जाएगा किसके लिए? इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए। यहां तक बात समझ में आती है? क्वेश्चन पूछ लेगा इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है, तो ये 3 याद रखना। एनआरआई, जिसको कि हम नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये 3 आदमी एलिजिबल है किसके? इंटर कंट्री एडॉप्शन के। यहां तक बात समझ में आती है? अब हम देखते हैं सब सेक्शन 3 क्या बोलता है। एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या कोई फॉरेनर हु आर प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट लिविंग अब्रॉड। कोई ऐसे प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट है जो कि विदेश में रहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पहले भी हमने ऊपर पढ़ रखा है। इफ इंटरेस्टेड टू अडॉप्ट एन ऑर्फन, abandoned, surrendered child from India may apply for the same to the authorized foreign adoption agency। क्या बोला? यहां पे इनको अप्लाई किसको करना पड़ेगा? फॉरेनर्स को, फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी, या फिर सेंट्रल अथॉरिटी, या फिर कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट।
हाँ, अब हमने क्या समझा, अगर बात होगी कोई इंडियन अगर करना चाहे तो वो तो कर सकता है स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी को, लेकिन अगर कोई फॉरेनर आदमी आके, कोई एनआरआई आके यहाँ के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहे तो उसको किसको अप्लाई करना पड़ेगा? या तो वो करे किसी फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी को, या वो करे सेंट्रल अथॉरिटी को, या वो उस एरिया के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अप्लाई करे कि मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता हूं। कोई दिक्कत नहीं है। इन देयर कंट्री ऑफ हैबिचुअल रेजिडेंस, एज द केस में बी, इन द मैनर एज प्रोवाइड इन द एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी। उसी तरीके से होगा जैसे कि एक मैनर फिक्स किया गया है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं आगे। अगर हम बात करें अगर हम बात करें किसकी, सबसेक्शन 4 की। अब सबसेक्शन 4 होता क्या है ये देख लेते हैं। कोई भी ऐसा ऑथराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी जहां पर वो एक फॉरेनर अप्लाई करेगा, या वो कहां पर अप्लाई करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी के पास अप्लाई करेगा, या वो अपने एरिया के कंसर्न गवर्नमेंट के पास करेगा, कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एज द केस में भी। तो क्या होगा, वो जहां पर भी अप्लाई करेगा, वो जहां पर भी अप्लाई करेगा तो क्या होगा, उसके अप्लाई करने के बाद वो जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगे शैल प्रिपेयर होम स्टडी रिपोर्ट ऑफ सच प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। जिसने भी आवेदन किया है, जिसने भी एप्लीकेशन की है, उस बंदे की, उस पेरेंट्स की क्या बनाई जाएगी, होम स्टडी रिपोर्ट बनाई जाएगी। वो ऊपर भी बनती थी, इसमें भी बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही उनको लगेगा कि हाँ ये आदमी एलिजिबल है, तो क्या होगा, विल स्पॉन्सर देयर एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया। तो उसका आवेदन इंडिया भेज दिया जाएगा कि हमारे यहाँ पे ये नागरिक है और ये इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, ये इसकी सारी होम स्टडी रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। अब आप अगर इसको एलिजिबल समझते हैं तो उस बच्चे को आप इसको हैंड ओवर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी। यहां तक भी बात, मतलब इसके अंदर दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। अगर खाली बात करते हैं हम इंडिया की तो उसमें क्या था, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी की बात थी, लेकिन अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं, कोई फॉरेनर अडॉप्ट करना चाहता है तो यहां पर जो भी फॉरेनर है उसकी कंट्री भी इन्वॉल्व होगी और साथ साथ इंडिया भी इन्वॉल्व होगा। यहां तक हमें बात समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं सब सेक्शन 5 को। सब सेक्शन 5 क्या कहता है, ऑन द रिसेप्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सच प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स, द अथॉरिटी शैल एग्जामिन, and if it find the applicant suitable, then it will refer the application to one of the specialized adoption agency where the children legally free for adoption are available। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उस कंसर्न कंट्री की कोई अगर अथॉरिटी है, उसको ये लगता है, क्या लगता है कि भैया ये जो बंदा है ये एलिजिबल है, तो वो उस बंदे की एलिजिबिलिटी की रिपोर्ट उस कंसर्न स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी को भेज देगी कि हमारे देश का ये नागरिक है और ये आपके देश के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है। और जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो पूरे फॉलो किए जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे सबसेक्शन 6 को। सबसेक्शन 6 का अगर हम बात करें तो क्या बात करता है, सब सेक्शन से अगर हम देखेंगे तो क्या करेगा, द स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी विल मैच अ चाइल्ड विद सच प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स एंड सेंड द चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट एंड मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड ऑफ सच पेरेंट, who in turn may accept the child and return the child custody and medical report duly signed by them and citizenship। ऊपर वाली प्रोसीजर यहाँ पे भी अपना रहे हैं क्या, जैसे ही स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी उस बच्चे को मैच करेंगे किससे, जिसने आवेदन दिया है उससे, ठीक है, उनका मैच होगा और उनको क्या हैंड ओवर कर दी जाएगी, उस बच्चे की चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट कर दी जाएगी, उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी जाएगी। और मेडिकल रिपोर्ट भी किसकी, उसकी और साथ साथ उसके माँ बाप की। यहां तक बात समझ में आती है।
फिर उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि ये बच्चा एडॉप्शन में लिया जाए या नहीं। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 7। अगर हम बात करें सब सेक्शन 7 की, तो इसके अंदर साफ साफ बोल दिया गया, ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स, on the receipt of the acceptance of the child from the prospective adoptive parent, the specialized adoption agency shall file an application। अब यहाँ पे भी वो एप्लीकेशन फाइल करेगी जो हमने ऊपर फाइल की थी, और कोर्ट से आदेश लेगी कि अब ये बच्चे को हम इस बंदे को अडॉप्ट करने के लिए देना चाहते हैं, तो कृपया आप इसका आदेश दे दें। वो वही सेम बात है जो हम ऊपर पढ़ के आए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 8 में भी क्या कह दिया गया कि भैया जैसे आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी, तो जो एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है, वो उस बच्चे को उस पेरेंट्स के हैंड ओवर कर देगी। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कोड, द स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी शैल सेंड इमीडिएटली टू द सेम टू द अथॉरिटी। और वो अथॉरिटी क्या करेगी? स्टेट एजेंसी एंड टू द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स एंड टू ऑब्टेन पासपोर्ट ऑफ फॉर द चाइल्ड। अब खाली बच्चा देने से, अब ऊपर तो क्या था, खाली इंडिया था, इसलिए पासपोर्ट की दिक्कत नहीं हुई थी। अब यहाँ पर तो हमें जब उस बच्चे को फॉरेन भेजना है उसके पेरेंट्स के साथ, तो हमें उसका पासपोर्ट भी तो चाहिएगा। तो इसकी जानकारी हम एजेंसी को देंगे, अथॉरिटी को देंगे और स्टेट एजेंसी को देंगे। और जब उसका पासपोर्ट बन जाएगा तो उसके पेरेंट्स को हम हैंड ओवर कर देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 9। The authority shall intimate about the adoption to the immigration authorities of India and receiving countries of the child। अब जो अथॉरिटी है जहां से वो बच्चा जा रहा है और जहां को वो बच्चा जा रहा है, दोनों अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेगी कि ये बच्चा यहाँ का था और अब ये यहाँ एडॉप्शन के लिए जा रहा है। मतलब जहां पर वो था बच्चा और जहां पर वो जा रहा है, उन दोनों अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया जाएगा एजेंसी के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। Subsection 10. The prospective adoptive parents shall receive the child in person from the specialized adoption agency as soon as the passport and visa issued to the child। जैसे ही बच्चे का वीज़ा और बच्चे का पासपोर्ट दोनों तैयार किए जाएंगे अथॉरिटी के द्वारा, वो पासपोर्ट वीज़ा तैयार होते के साथ ही जो भी प्रोस्पेक्टिव एडॉप्शन वाले पेरेंट्स हैं, वो उस बच्चे को हाथों हाथ अपनी कस्टडी में ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं सब सेक्शन 11 क्या कहता है। द ऑथराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी, सेंट्रल अथॉरिटी और द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज द केस में बी shall ensure the submission of progress report about the child in the adoptive family and will be responsible for making alternative arrangement in case of any disruption in consultation with the authority and concerned Indian diplomatic mission। मतलब ये है, जैसे हम इंडिया वाले केस में पढ़ के आए थे कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे को देकर ही खत्म नहीं हो जाएगी, बच्चे को देने के बाद उस बच्चे की आगे की क्या देख रेख हो रही है, क्या उसका पालन पोषण हो रहा है, वो भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसने साफ साफ कह दिया गया कि खाली बच्चे को देना वो मेन मकसद नहीं है। जब उस बच्चे को दे दिया जाएगा तो उसमें अंदर हम ये भी देखेंगे, क्या देखेंगे कि इस बच्चे का भरण पोषण, मेंटेनेंस, इस बच्चे का जो भी वो प्रोग्रेस है वो कैसी है, और वो सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर किसी अथॉरिटी को लगता है कि ये आदमी इसकी देखरेख नहीं कर पा रहा है ध्यान से, तो क्या करेगी, वो दोनों जो गवर्नमेंट है आपस में मिलकर के ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि उस बच्चे को उस पेरेंट्स के हाथ से बाहर निकाल सकें। यहां तक बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 12। सब सेक्शन 12 की अगर हम बात करेंगे, a foreigner, a person of Indian origin, an overseas citizen of India who has habitual residence of India, if interested to adopt a child from India, may apply to authority for the same, along with a no objection certificate from the diplomatic mission of his country in India। अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि फॉरेनर हो
कोई ऐसा आदमी है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, कोई ऐसा आदमी है जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, लेकिन फॉरेनर तो है लेकिन वो इंडिया आता जाता रहता है, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो इंडिया आता जाता रहता है, या कोई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो इंडिया आता जाता रहता है। अगर वो भारत के किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का इच्छुक है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। किसको? जो भी वहां की कंसर्न अथॉरिटी है उसको, अलोंग विद एनओसी। एनओसी किसका? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसका? जो भी वहां का डिप्लोमेटिक मिशन है इंडिया का उसका। जहां तक बात समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 60। सेक्शन 60, प्रोसीजर ऑफ इंटर कंट्री रिलेटिव एडॉप्शन। ऊपर हम क्या पढ़ के आए थे? इंटर कंट्री एडॉप्शन पढ़ के आए थे। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ना है? इंटर कंट्री रिलेटिव एडॉप्शन। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सब सेक्शन 1, अ रिलेटिव लिविंग अब्रॉड हु intend to adopt a child from his relative in India shall obtain a order from the court and apply for no absorption certificate from the authority in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority। क्या बोल गया? इसने ये बोल दिया गया, सपोज कर लो एक मिस्टर एक्स रहते हैं दिल्ली में इंडिया में, और एक मिस्टर वाई रहते हैं लास वेगस यूएसए में। अब हुआ ये अब हुआ ये एक्स के पास थे 3 बच्चे और वाई के पास 0। अब वाई एक्स का एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, और ये दोनों आपस में क्या कौन है? ये दोनों आपस में है कजन भाई। चाचा का बेटा मान लो, ताऊ का बेटा मान लो, किसी का भी मान लो, आपस में कजन भाई है। एक्स रहता है दिल्ली और वाई रहता है लास वेगास। एक्स के हैं 3 बेटे और वाई का एक भी नहीं है, तो अब वाई एक्स का एक बेटा अडॉप्ट करना चाहता है। अब ये आपस में कौन है? रिलेटिव है। तो अब क्या होगा, अगर इनको एक बच्चा अपना देना है तो इनको कोर्ट का ऑर्डर भी, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि मैं अपना बच्चा देना चाहता हूँ, और इनको वहां की कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि मैं बच्चा इसका लेना चाहता हूँ। और इनको साथ साथ उस एरिया की जो कंसर्न अथॉरिटी है वहां से एनओसी भी लेना पड़ेगा कि मैं इससे जो बच्चा ले रहा हूँ इसमें इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहां तक बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 2 क्या कहता है। The authority shall, on receipt of the order under subsection 1 and the application from either of biological parents from the adoptive parents, issue no objection certificate under intimation to the Immigration Authority of India and of receiving country of the child। मतलब जैसे ही एनओसी के लिए और जैसे एडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन दे दी गई, तो वेरिफिकेशन करने के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी सूचित कर दिया जाएगा कि ये बच्चा इस कंट्री का है और अब ये बच्चा इस कंट्री को जाएगा, तो आप इसकी सारी वेरिफिकेशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सब सेक्शन 3 क्या कह दिया? The adoptive parent shall, after receiving no objection certificate under subsection 2, receive the child from the biological parents and shall facilitate the contact of the adoptive child with his siblings and biological parents from time to time। जहां पर एनओसी वगैरह की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, अब जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है वो उस बायोलॉजिकल पेरेंट्स के हाथ से उस बच्चे को ले लेंगे। अब लेकिन ये नहीं है कि उसको मिलने नहीं देंगे, या अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से वो बच्चा बात नहीं कर सकता। कर सकता है, करवानी पड़ेगी। वीडियो कॉल से कराओ, जैसे मर्जी कराओ, करवानी पड़ेगी। साफ साफ लिख दिया गया, शेल फैसिलिटेट द कॉन्टैक्ट ऑफ द एडॉप्टिव चाइल्ड विद सिबलिंग्स एंड बायोलॉजिकल पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर उनको मिलवाना भी पड़ेगा, कांटेक्ट भी करवाना पड़ेगा।
ये बात ध्यान रखना। अब हम देखते हैं सब सेक्शन नंबर 61। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 61 की, तो क्या कह दिया? कोर्ट प्रोसीजर एंड पेनल्टी अगेंस्ट द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एडॉप्शन। कोई कोर्ट की प्रोसीजर है लेकिन वो पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए पेनल्टी क्या होगी, क्या क्या प्रावधान है, वो हम देख लेते हैं। बिफोर इशूइंग अ एडॉप्शन ऑर्डर द कोर्ट शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट। जब कोर्ट एडॉप्शन ऑर्डर पास करेगी उससे पहले कोर्ट किन किन चीज़ों को देखेगी, देख लेते हैं। जो एडॉप्शन हो रहा है वो बच्चे के भलाई के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। ड्यू कंसिडरेशन इज गिवन टू द विशेज ऑफ द चाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू द एज, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। जो भी कंसिडरेशन दी जा रही है वो उसकी एज, उसकी अंडरस्टैंडिंग के तौर पे दी जा रही है, नहीं दी जा रही। That neither the prospective adoption parents has given or agreed to give or the specialized adoption agency or the parents of the guardian of the child in case relative adoption received agrees। मतलब वो ये जो एडॉप्शन हो रहा है ये किसी गलत तरीके से पैसों का हेर फेर तो नहीं हो रहा है इसके अंदर, उसमें उस बच्चे की वेलफेयर ना हो, फिर सिर्फ पैसों के लिए एडॉप्शन किया जा रहा हो, ये बात तो नहीं हो रही। और सब सेक्शन 2 में कह दिया गया कि ये जो एडॉप्शन प्रोसीजर होगा ये पूरा कैमरे में होगा। द एडॉप्शन प्रोसीडिंग शैल बी हेल्ड इन कैमरा एंड द केस शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। और जैसे एप्लीकेशन फाइलिंग होगी उसके 2 महीने के अंदर अंदर केस डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। आज हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 56 से लेकर 61 तक, और इसके आगे हम फर्दर कल से पढ़ेंगे 62 से लेकर 73 तक। आज हमने लगभग लगभग ये आधा चैप्टर खत्म कर दिया है, चैप्टर 8, और कल हम चैप्टर 8 को पूरा खत्म कर देंगे। और हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी लगभग लगभग आधा खत्म हो चुका है, अब कुछ प्रोविजन बचे हैं वो भी हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। और इसके बाद हमारी क्लास होगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की चैप्टर नंबर 17 की क्लास नंबर 2, और उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ कमी लगती है तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप में ये कमी है जिसको कि मैं आगे जाके ठीक कर सकूं। सहयोग आपका चाहिएगा। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।